हेलो क्लास प्रीवियस क्लास में हम लोग स्पुटम एग्ज़ामिनेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि किस तरीके से इसको हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या देखेंगे, केमिकल एग्ज़ामिनेशन में देखेंगे, कौन कौन सी पैरामीटर्स हम लोग हैं जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन करेंगे। तो इन सभी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि केमिकल एग्ज़ामिनेशन हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे। तो केमिकल एग्ज़ामिनेशन की बात हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल एग्ज़ामिनेशन आपने सभी में पढ़ रखा है। स्पुटम के अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा है, यूरिन है, CSF है, स्टूल है, कई सारे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बात करें तो सबसे पहले आप जो डिटेक्ट करते हैं स्पुटम के एग्ज़ामिनेशन में जब आप परफॉर्म करते हैं, तो वो सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है इसका पीएच का डिटर्मिनेशन आपको करना होता है अलॉन्ग विद ऑकल्ट, ब्लड, शुगर, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे। तो पीएच की बात हम सबसे पहले करेंगे। तो पीएच केमिकल एग्ज़ामिनेशन में आता है बिकॉज पीएच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ये देखने के लिए कि इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, जो गट में है, क्या उसमें कोई चेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल है या नहीं। दूसरी चीज़ है, जो स्टमक से HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्या बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, या फिर बाइल का अमाउंट कम है या ज़्यादा है, इसका पता हम लगाते हैं। क्योंकि जो बाइल है मेनली वो होता है इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेन द पीएच। जब भी आप स्टमक से आपका फूड इंटेस्टाइन में मूव करता है, क्योंकि इस इंटेस्टाइन में पीएच उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, पीएच न्यूट्रल होना चाहिए ताकि इंटेस्टाइन के वॉल को कोई डैमेज भी ना हो और जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। और जो बाइल होता है वो होता है बेसिक इन नेचर, वो इसीलिए होता है ताकि वो एसिडिटी को, जो एसिडिक नेचर में फूड आ रहा है इंटेस्टाइन में, उसको बेसिक में कन्वर्ट कर सके और उसका पीएच मेंटेन कर सके। तो पीएच का डिटेक्शन हम पीएच इंडिकेटर पेपर से भी कर सकते हैं। डिजिटल पीएच मीटर आता है जिसको मशीन टाइप में होता है, डायरेक्ट हम जैसे उसमें डिप करेंगे किसी भी फ्लूइड में तो वो तुरंत उसकी पीएच रेंज को हमको बता देगा। तो इंडिकेटर पेपर जैसे लिटमस पेपर होता है फॉर पीएच एस्टिमेशन, वैसे ही होता है, तो हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं। बात करें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए फ्रेश स्पुटम होना चाहिए जिसका हमको करना है, पीएच पेपर होना चाहिए। अगर डिजिटल पीएच मीटर है तब भी ठीक है, यानी दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा। ग्लास रॉड, एप्लीकेटर स्ट्रिक एंड ग्लव्स वगैरह जो आपके सेफ्टी के लिए यूज़ होना है। तो सबसे पहले स्पुटम को कलेक्ट करने के बाद में अब ग्लास रॉड या फिर जो हमारे पास एप्लीकेटर स्टिक हो, चाहे वो ग्लास की हो चाहे वो वुडन हो, उससे क्या करेंगे, हम यूनिफॉर्मली मिक्स करेंगे सैंपल को। उसके बाद स्पुटम की एक ड्रॉप हम पीएच पेपर पे डालेंगे। डालने के बाद 30 से 60 सेकंड के लिए इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जो भी कलर आता है उसको, कलर चार्ट हमारे पास रहता है, जैसे यूरिन के लिए भी यूरिन स्टिक यूज होती है पर उसके लिए चार्ट होता है, उस पर जैसे ही डालेंगे कलर चेंज को हम जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से चार्ट यहाँ पर भी मौजूद होता है, इसमें अलग अलग कलर रेंज में अलग अलग पीएच दिया गया होता है कि कितने कलर चेंज पे कौन सा पीएच दिखाई देगा। ठीक है, तो वो हम उस पर मैच कर लेंगे और पीएच की वैल्यू को नॉर्मली रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन यही चीज़ हम डिजिटल वाले
पीएच मीटर का भी प्रोसीजर थोड़ी सी समझ लेते हैं। कैलिब्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले पीएच मीटर का स्टैंडर्ड चेक करना है, क्या वो सही से काम कर रहा है नहीं, तो बफर सोल्यूशन में डालेंगे। अब बफर सोल्यूशन अलग अलग पीएच का हमको लेना है, जैसे हमने 4 का ले लिया, हमने 7 का ले लिया, हमने 9 का ले लिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड होगा उस पीएच मीटर का, उसको हम स्पुटम सैंपल में डालेंगे, ठीक है। रीडिंग स्टेबलाइज होने तक, जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं जब अपना चेक करने के लिए, कि थोड़ी देर वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, फिर एक टाइम पर आप देखेंगे कि वो एकदम रेंज पे सेट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, आपका जो वेट है वो इतना ही। एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं पीएच के केस में, कि वो पहले तो फ्लक्चुएट होगा, उसके बाद में उसकी जो रीडिंग है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, तब आपको पीएच को रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रोड है उसको वॉश कर लेना है डिस्टिल वाटर के थ्रू, और वो रेडी टू नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया क्या प्रोसीजर क्या है। रिज़ल्ट होता क्या है, पीएच नॉर्मली होता कितना है स्पुटम का, तो स्पुटम का जो पीएच है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 7.0 to 8.0, ठीक है। यानी कि 7 से 8 वो हल्का सा जो है अल्कलाइन होता है नेचर में, या फिर न्यूट्रल भी है तब भी चलेगा, यानी इन दोनों में है। अगर वो न्यूट्रल है, स्लाइटली अल्कलाइन, एकदम स्लाइटली, तो वो विच इज़ नॉर्मल कंडीशन। बट जो स्पुटम है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका पीएच कम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा एसिडिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे ऑकल्ट ब्लड के टेस्ट के बारे में। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जब भी हम करके देखते हैं तो हीमोग्लोबिन, फ़िलहाल हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है या आरबीसी प्रेजेंट है, बात एक ही है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर रहता है। तो हम जो टेस्ट मेज़र कर रहे हैं उसमें हम हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी करवा करके देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। अब जब भी H2O2 से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, सॉरी हीमोग्लोबिन जब भी H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो जो हीमोग्लोबिन है वो एक्ट करता है एज अ पेरोक्सीडेजेस, यानी जो पेरोक्सीडोज एंजाइम है वो उसकी तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। और जब भी ये इससे एक्ट करेगा तो एक क्रोमोजेनिक रिएजेंट, या तो क्रोमोजेनिक रिएजेंट के साथ में, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो ये प्रोड्यूस करता है ब्लू या फिर ग्रीन कलर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेजेंट है, हमें तो नहीं आँखों से दिख रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब भी होता है, किसी में भी हो, चाहे वो यूरिन में हो, चाहे वो स्टूल में हो, चाहे वो स्पुटम में हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो हमें वो नेकेड आई से ही दिख जाएगा, हम जैसे ही देखेंगे हमें पता चल जाएगा। बट इफ़ द क्वांटिटी इज़ नॉट दैट मच, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट, तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर भी हमें देखना है, क्योंकि इसमें एक भी आरबीसी होना नॉर्मल नहीं है, एक भी आरबीसीज़ नहीं होने चाहिए। तो जब आरबीसीज़ नहीं होने चाहिए तो हम इसमें देख लेते हैं कि कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। तो अगर ज़रा सा भी हीमोग्लोबिन या आरबीसी प्रेजेंट होगा, तो क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है, क्रोमोजेनेटिक रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पर ब्लू ग्रीन कलर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। करना क्या है, ये चीज़ें देखेंगे
पहली बात तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए फ्रेश स्पुटम, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कार्ड आते हैं, ठीक है, एंड गुआक पेपर भी आता है जिस पे हम देख सकते हैं उसमें टच करवा के चेंज तो नहीं हो रहा है। डेवलपर सॉल्यूशन होएगा और इसके अलावा एप्लीकेटर स्टिक जिससे हमको मिक्सिंग करनी है होल सब्सटेंसेस की। ओके, इसके बाद में बात करेंगे प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको फ्रेश स्पुटम सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में स्पुटम ऐड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 ड्रॉप, ठीक है। 1 ड्रॉप के करीब यहाँ पर हमको स्पुटम ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में इसको इस एरिया को जहाँ पर स्पुटम हमने ऐड किया है वहाँ पर उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे देखने के लिए, ताकि वो जो पेपर है उससे वो रिएक्ट करके जो भी चीज़ें, जो भी फॉर्मेशन कलर डेवलप करना है तो वो कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर डेवलपर सॉल्यूशन ऐड करेंगे 2 ड्रॉप्स। ये क्या करता है, डेवलपर सॉल्यूशन हेल्प करता है डिफ़ाइन करने में, ठीक है। यानी अगर कलर आया है तो उसको वो और इन्हांस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद 30 से 60 सेकंड वेट करने के बाद में हम लोग ऑब्ज़र्व कर लेंगे कलर की इंटेंसिटी को। अगर इंटेंसिटी कलर की बहुत ज़्यादा है मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट है, और कलर एकदम हल्का हल्का आया है यानी इंटेंसिटी उसकी थोड़ा सा लो है मीन्स कि ट्रेस अमाउंट में हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड स्पुटम के अंदर में प्रेजेंट होता है। नो कलर चेंज मीन्स नेगेटिव, और अगर ब्लू या ब्लू ग्रीनिश कलर का दिख रहा है मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव में इसका रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रेंज नहीं दी गई हुई, पर मैं आपको नॉर्मल रेंज बता दूँ कि नॉर्मली ये एब्सेंट होना चाहिए, नॉर्मली ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हाँ, ये तो पीएच के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन के एस्टिमेशन के बारे में। प्रोटीन का एस्टिमेशन भी आपने कई टेस्ट में पढ़ा है। यूरिन के अंदर भी प्रोटीन का एस्टिमेशन आपने पढ़ा है। ब्लड अकल्ट एंड पीएच के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग प्रोटीन को नॉर्मली देखेंगे कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन भी प्रेजेंट स्पुटम में नहीं होना चाहिए। प्रोटीन उन जगहों पर प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पर ब्लड की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई होती है, बट स्पुटम क्या होता है कि एक सर्फेक्टेंट से फॉर्मेशन होता है इसका। एज अ सर्फेक्टेंट ये रिलीज या फिर सिक्रीट होता है। तो इसका जो एस्टिमेशन है वो हम कर रहे हैं किसी भी एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया या फिर सेल्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन का नंबर या अमाउंट ऑफ द प्रोटीन उस सैंपल में हमेशा बढ़ा हुआ ही दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रोटीन बायूरेट रिएजेंट्स के साथ में एक्ट करके वायलेट कलर बनाते हैं। बायूरेट मेथड प्रोटीन के लिए हम यूज़ कर रहे थे कई जगह। हमने सीरम में भी जब हमें डिटेक्ट करना होता है प्रोटीन तो हम करते हैं, और यूरिन में भी बायूरेट मेथड का यूज़ हम कर रहे थे। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फ्रेश स्पुटम सैंपल चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब्स, बायूरेट का रिएजेंट, डिस्टिल वाटर, और इसकी वेवलेंथ की इंटेंसिटी देखने के लिए यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी चाहिए, ठीक है। तो
कितने रेंज पर, कितने नैनोमीटर पे हमको इसकी वेवलेंथ को चेक करना है, तो वो 540 से 560 नैनोमीटर के रेंज पे हमको चेक करना है। प्रोटीन स्टैंडर्ड नाम का भी एक रिएजेंट आता है, उसकी भी नीड हमको यहाँ पर रहेगी। प्रिंसिपल की बात करें तो बायोरेट जो रिएजेंट है वो प्रोटीन के साथ जब भी एक्ट करेगा तो एक पर्पल कलर का फॉर्मेशन बनाएगा। नॉर्मली जब प्रोटीन का डिटेक्शन हम करते हैं सीरम में, और वैसे तो यूरिन में भी कर सकते हैं, पर यूरिन के लिए मैंने 3-4 मेथड आपको अलग से बताए हैं। नॉर्मली सीरम में या जब भी हम KFT या LFT करेंगे तो हमें प्रोटीन अगर मेज़र करना है तो हम बायोरेट मेथड से करते हैं। तो उस कलर की, जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है पर्पल कलर का, उसकी अगर हम इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं, जब भी हम मेज़र करेंगे उसकी इंटेंसिटी, तो हमें पता चल जाएगा अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी मीन्स ज़्यादा अमाउंट में स्पुटम प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आप स्पुटम कलेक्ट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वो भी क्योंकि स्पुटम की जो कंसिस्टेंसी है वो होती है थोड़ी सी ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की वजह से हम जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हम उसको 3000 RPM पे करेंगे फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट के लिए 3000 RPM पे करते हैं, जिससे वजह से नीचे एकदम थिकेस्ट पोर्शन आ जाएगा और ऊपर जो उसका सुपरनेटेंट एरिया रहेगा वो उतना ज़्यादा थिक नहीं रहेगा, थोड़ा सा क्लियर रहेगा। तो जो क्लियर वाला अमाउंट है हमको वो यूज़ करना है फॉर द टेस्टिंग, क्योंकि बाकी में तो क्या होता है, म्यूकस ही रहता है। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमको 3 टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करनी है। एक पे हमको लिखना है ब्लैंक, एक पे स्टैंडर्ड और एक पे टेस्ट। ब्लैंक में हमको यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ बायोरेट रिएजेंट एंड डिस्टिल वाटर। ठीक है, दूसरे में यानी स्टैंडर्ड वाली जो ट्यूब है, सेकेंड ट्यूब, इसमें हमको ऐड करना है बायोरेट रिएजेंट प्लस प्रोटीन इन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड ऐड करने के बाद जो हमारी टेस्ट वाली ट्यूब है उसमें हमको बायोरेट रिएजेंट ऐड करना है। स्पुटम का सुपरनेटेंट जो पोर्शन आया है उसको ऐड करना है। और इसको ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद हमको इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स को 15 to 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे ही इंक्यूबेट करना है। याद रखिएगा 37 पे हमको यहाँ नहीं करना होगा, रूम टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर आपका रहता है ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हमको इंक्यूबेट करना है। ठीक है, इंक्यूबेट करने के बाद में इसकी रेंज हमको मेज़र कर लेनी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम यूज़ करेंगे 540 to 560 नैनोमीटर की रेंज, यानी इस वेवलेंथ पर हमको जो है मेज़र करना है। ठीक है, उस कलर की इंटेंसिटी को, जिसकी हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना प्रेजेंट है स्पुटम के अंदर। ठीक है, और जो भी रेंज आएगी वो हमको कैलकुलेट करना है। और जो स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया है वो हम ये देखने के लिए करते हैं कि क्या जो रेंज आ रही है वो एग्जैक्टली करेक्ट आ रही है या नहीं, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है वो पहले से पता रहती है, बट हमको पता क्या नहीं रहता है, सैंपल का या फिर टेस्ट का, जिसके लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर इसकी वेवलेंथ या जो कंसंट्रेशन है, जो अब्जॉर्बेंस है, अगर कम आ रही है तो मीन्स नॉर्मल है, क्योंकि प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए स्पुटम के अंदर। अगर प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, स्पुटम में प्रोटीन बढ़ा हुआ है, आपकी रिपोर्ट पेशेंट आपके पास लेकर आता है, आपने देखा कि ठीक है उसका नॉर्मल रेंज
से जो प्रोटीन है वो ज़्यादा है, तो आप उसके लिए क्या इंडिकेट आपको होगा या क्या आपको पता चलेगा? तो ये डिटेक्ट करता है इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को। इसका मतलब है टोटली कि बॉडी में कहीं ना कहीं या फिर तो इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है। आफ्टर प्रोटीन हम लोग को देखना है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस भी स्पुटम में मैटर करती है। ग्लूकोज का अमाउंट भी मैटर करता है, चीज़ों को क्लैरिफाई करता है, इन्फेक्शन को डिक्टेट करता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो ग्लूकोज को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS या PNYS किया है या फिर कर रहे हैं और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पर एलोपैथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ जो है CCH। इसको करने के बाद में आप कुछ मेडिकेशंस के बारे में जो कि एलोपैथ की हैं, आप लीगली उसको भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक साल का कोर्स होता है। इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है ओनली। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज़ के बारे में, ग्लूकोज़ के एस्टिमेशन के बारे में। तो एस्टिमेट करने के लिए हमको GOD POD मेथड का यूज़ करना है। GOD POD मेथड का नॉर्मली अभी हम लोगों ने इसके पहले ग्लूकोज टेस्ट पढ़ा स्टूल एग्जामिनेशन के पहले, वहाँ पर मैंने आपको ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के ढेर सारे मेथड्स बताए थे, जिसमें से हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज पेरोक्सीडेज मेथड, ऑक्सीडेज मेथड और बहुत से ऐसे मेथड्स, ऑर्थोटोलुरीन मेथड बताए थे आपको, जो कि यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जब भी हमको ग्लूकोज के डिटेक्शन करना हो स्पुटम के अंदर, तो हम GOD POD मेथड का यूज़ करेंगे। GOD क्या है? एक एंजाइम है, POD भी एक एंजाइम है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज। ये क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें हमको यूज़ करना होता है एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडेज एंजाइम भी यूज़ करना होता है। तो दो बेसिकली एंजाइम्स की यूज़ होती है, ठीक है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये करेगा क्या? तो जो पेरोक्सीडोज एंजाइम है एंड जो हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज है यानी कि H2O2, ये एक कलर का फॉर्मेशन करता है अगर उस सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक्ट करेगा, ग्लूकोज से क्रोमोजन बनाएगा, जो क्रोमोजन है उससे एक्ट करेगा पेरोक्सीडेज, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज, और एक कलर्ड कंपाउंड बना देगा, जिसकी मेज़रमेंट हमको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से करनी है, ठीक है। चाहिए क्या हम लोग को? स्पुटम सैंपल चाहिए, GOD POD रिएजेंट चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, वाटर बाथ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 505 नैनोमीटर की रेंज पर हम इसको डिटेक्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्पुटम को हमको सेंट्रीफ्यूज करना है और सुपरनेटेंट जो भी उसका आएगा थोड़ा फ्लूइडी होगा, उसी के साथ में हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। हमेशा याद रखिएगा, स्पुटम में हमेशा हम सुपरनेटेंट लेते हैं, स्टूल में हमेशा और यूरिन में हमेशा जो प्रेसिपिटेट है वो लेते हैं, और कभी कभी हम स्टूल के सैंपल में सुपरनेटेंट भी ले सकते हैं। कब? जब हम कंसंट्रेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं तब, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सुपरनेटेंट लेंगे। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको ऑकल्ट ब्लड का बताया था, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट प्रोटीन की तरह यहाँ पर भी लेंगे और मिक्स करेंगे। अभी आपको पहले ही बताया है, ब्लैंक में हम डायरेक्टली सिर्फ रिएजेंट प्लस डिस्टिल वाटर लेते हैं, स्टैंडर्ड में हम रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम जो टेस्ट वाली ट्यूब्स है उसमें हम रिएजेंट लेते हैं और स्पुटम लेते हैं। इसको लेके मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए, और इसकी एब्जॉर्बेंस को हमको मेज़र करना है 505 नैनोमीटर की रेंज में, और इसको कंपेयर करेंगे हम ग्लूकोज के स्टैंडर्ड वाले से जो कि हमने प्रिपेयर किया, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ही था कि नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है स्पुटम में ना तो प्रोटीन और ना ही ग्लूकोज, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। लो ग्लूकोज अगर आ रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, बहुत थोड़ा अमाउंट में होगा। अगर वो भी नहीं है तो मतलब इन्फेक्शन है। ऐसा क्यों? प्रोटीन तो बढ़ रहा था, बाकी चीज़ें बढ़ रही थी। ग्लूकोज इसलिए घटता है क्योंकि ग्लूकोज घट रहा है, इसका मतलब जो भी ग्लूकोज वहाँ था, थोड़ा बहुत, वैसे तो रहता नहीं है बहुत ज़्यादा, पर जो भी ग्लूकोज वहाँ पर है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका इस्तेमाल कोई ना कोई कर रहा है। तो अब कोई ना कोई एल्विलाई के अंदर, स्पुटम के अंदर कौन करेगा? तो वो या तो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्पुटम में है या नहीं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादातर देखनी होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को क्लोराइड का एस्टिमेशन भी पढ़ना है। क्लोराइड को भी हम देखते हैं एस्टिमेट करके कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना है स्पुटम एग्जामिनेशन में, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। आई होप कि क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।